देखकर तू मुझे कमजोर मत समझना। कमी शरीर में है, हौसलों में नहीं। वसुधा राजे द्विवेदी जी की लिखी ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति को हमें कमजोर या लाचार नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति मन में कुछ करने का पक्का इरादा कर ले तो वह शारीरिक अपंगता के बावजूद भी कामयाबी के शिखर पर पहुंच सकता है। और इस बात को सही साबित करने वाले कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुधा चंद्रन जी की, जो एक क्लासिकल डांसर है। इन्होंने 16 साल की उम्र में एक हादसे में अपने पैर गंवा दिए, लेकिन अपने मजबूत इरादों के बल पर कृत्रिम पैरों की सहायता से नृत्य के क्षेत्र में कामयाबी का मुकाम हासिल किया। इसी प्रकार भारत की अरुणिमा सिन्हा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली विकलांग महिला है। इसी प्रकार साईं प्रसाद विश्वनाथन, मल्लाथी कृष्णमूर्ति होला आदि अनेक उदाहरण हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हुए भी कामयाबी के शिखर पर पहुंचे हैं। इसी प्रकार के बुलंद हौसलों से भरी हुई लड़की इला के बारे में आज के पाठ में बताया गया है। तो बच्चों, शुरू करते हैं रिमझिम पुस्तक का पाठ 5, जहां चाह वहां राह। पाठ पठन के लिए आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ 41 निकालिए और पठन कार्य मेरे साथ ध्यानपूर्वक कीजिए। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। यानी कि मलमली धोती, मलमल एक तरह का बहुत ही नरम कपड़ा होता है और उसका रंग कैसा था? बादामी। और किनारे यानी कि जो साड़ी का जो किनारा था, धोती मतलब साड़ी का किनारा किससे बहुत सुंदर लग रहा था? कसूती के टांके एक तरह की कढ़ाई होती है। तो इस पर मलमली धोती पर किनारों पर कौन सी कढ़ाई की गई है? कसूती के टांकों से। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। भरवां टांके भी एक तरह की कढ़ाई का नाम है। सुनहरे रुपहले बेल बूंटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूंटों को सजाया था इला सचानी ने। इला सचानी एक ऐसी लड़की है जो कढ़ाई का काम करती है, लेकिन उसके कढ़ाई के काम में एक विशेषता है कि वह ये कढ़ाई अपने हाथों से ना करके पैरों से करती है। और पैरों से क्यों करती है? क्योंकि उसके हाथ काम नहीं करते हैं। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। अनूठी मतलब अनोखी, मिसाल का अर्थ है उदाहरण। कि इला की हिम्मत की ये अनूठी मिसाल है कढ़ाई के ये अलग अलग तरह के नमूने। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। कि अब जब वो इला 26 साल की है तो वो कहाँ रह रही है? गुजरात के सूरत जिले में। लेकिन उनका बचपन कहाँ बीता था? अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ। सांझ मतलब शाम होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। आप लोग भी घरों से बाहर निकल जाते हो ना शाम को खेलने के लिए। तो ऐसे ही इला के मोहल्ले के बच्चे भी शाम को खेलने के लिए बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। आड़ी तिरछी मतलब टेढ़ी मेढ़ी, लकीरें मतलब लाइनें। कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते।
कनेर के पत्तों से, कनेर मतलब एक प्रकार का फूलों का पौधा होता है जिसकी पत्तियां बहुत ही लंबी और पतली होती है। तो दो पत्तियों को पकड़, किनारों से पकड़कर उससे एक बाजे की आवाज़ निकलती है। कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों की ठीकरें बटोर कर पिट्ठू खेलते। ठीकरें मतलब टूटे हुए घड़ों के छोटे छोटे टुकड़े। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाना गाते। पेंगे लेते मतलब झूला लेते। कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आइयो रे। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। क्यों नहीं ले पाती थी? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इला के हाथ काम नहीं करती थी, वो अपने सारे काम अपने पैरों से करती थी। तो झूले लेने के लिए तो रस्सी को पकड़ना पड़ता है ना, तो जब उसके हाथ ही काम नहीं करेंगे तो वो रस्सी को कैसे पकड़ेगी? रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मतलब जहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे वहाँ एक साइड में वो बैठ जाती, क्योंकि वो उदास हो जाती। झूला लेने का उसका भी मन करता था, लेकिन रस्सी ना पकड़ पाने के कारण वह झूले नहीं ले पाती थी और उदास हो जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती। पकड़म पकड़ाई और विषमृत तो आप लोग भी खेलते हो ना, तो इसी तरीके से वो ये खेल खेलती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब थप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। क्योंकि आप लोग भी देखते हो ना, जब पकड़म पकड़ाई के खेल में थप्पा करना होता है तो थप्पा कैसे करते हैं हम? हाथों से दूसरे बच्चे को छूना होता है। लेकिन क्योंकि इला के हाथ काम ही नहीं करते थे तो वह दूसरे बच्चे को थप्पा नहीं कर पाती थी, लेकिन वह उनके साथ दौड़ लगाती थी। हाथ ही नहीं उठेंगे तो थप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना कि उसने मन में ठान लिया था कि अगर मेरे हाथ काम नहीं करते हैं तो भी जो सारे व्यक्ति हाथों से काम करते हैं वे सारे काम मैं भी करूँगी। और उसने क्या किया? वे सारे काम अपने पैरों से करने लगी। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। जैसे अब आगे बताया गया है कि कौन कौन से काम वह अपने पैरों से करती थी। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी मतलब सब्जी, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना। तख्ती पर बेटा आजकल आप लोग तो कॉपी पे लिखते हो, पेज पे लिखते हो, लेकिन बहुत समय पहले लोग एक लकड़ी की फट्टी होती थी उसे कहते हैं तख्ती, और उस तख्ती पर जब स्कूल जाते थे तो उस तख्ती पर लिखा करते थे। तख्ती पर एक कलम बनाई जाती थी और उसको स्याही में डुबोकर कलम को और फिर उस तख्ती पर लिखा जाता था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम की गति को लेकर, गति मतलब स्पीड को लेकर। क्योंकि देखो जो काम हम हाथ से करते हैं अगर वही काम कोई दूसरा व्यक्ति अपने पैरों से करेगा तो उसे हमसे तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा ना। तो इसीलिए लोगों को ये चिंता रहती थी कि यह स्पीड से काम दूसरों के बराबर काम कर पाएगी या नहीं। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते। दंग रह जाना मतलब हैरान हो जाना, यह एक तरह का मुहावरा है। पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली
नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कौन सी क्लास तक? 10वीं तक, 10th तक उसने अपनी पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त का मतलब होता है अलावा, एक्स्ट्रा समय मिल सकता है। कि जितना, मान लीजिए अगर किसी परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है, तो इस तरह के जो विकलांग या दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको नॉर्मल बच्चों से थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। लेकिन इला को इस बारे में पता नहीं था। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके, या फिर ये भी हो सकता था कि वो परीक्षा में वह बोलती रहे और कोई दूसरा व्यक्ति उसका पेपर लिखता रहे। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। अब देखो, परीक्षा वो 10वीं की पास नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी इला ने अपना हौसला नहीं छोड़ा, उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि मुझे अपनी ज़िंदगी में कुछ करके दिखाना है। तो फिर इला ने क्या किया? उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी मतलब कढ़ाई का काम, कपड़ों पर कढ़ाई करने का काम करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर, रेशम पिरोना, रेशम का एक बहुत ही बारीक और नाजुक धागा होता है जिससे कढ़ाई का काम किया जाता है। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती, यानी कि कपड़े पर बूटियां डिजाइन बनाते हुए देखती। न जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली, यानी कि उसने अपने मन में सोच लिया कि मुझे तो यह कढ़ाई का ही काम करना है। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि सुई पिरोने में तो हम जब हाथ से भी सुई में धागा डालते हैं तो बड़ी मुश्किल से डलता है, लेकिन इला अपने पैर के अंगूठों की सहायता से सुई में धागा डालना सीख लिया था उसने। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, कि जहाँ आप कुछ करने की सोच लेते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते रहते हैं। बस ज़रूरत होती है मन में पक्का इरादा करने की। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। काठियावाड़ी कशीदाकारी, काठियावाड़ी कशीदाकारी एक तरह की कढ़ाई का नाम है। काठियावाड़ी माहिर हो चुकी थी, मतलब उस कार्य में वो पूर्णतः कुशल हो चुकी थी। बहुत अच्छे तरीके से वो कढ़ाई का काम करने लगी थी। कितनी साल की उम्र में? 15-16 साल की उम्र में। किस वस्त्र पर, वस्त्र मतलब कपड़ा, किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने यानी कि डिजाइन बनाए जाए, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा, और खिल उठेगा मतलब बहुत ही सुंदर लगेगा, टांके कौन कौन से लगें, यह सब वह समझ गई थी। यानी कि उसे इन सब बातों का पता चल गया था कि किस कपड़े पर किस तरह की कढ़ाई करनी है, उसमें किन किन रंगों का इस्तेमाल करना है, किस रंग के साथ कौन सा रंग आना चाहिए, या किस धागे के साथ कौन सी कढ़ाई होनी चाहिए। तो वो इन चीज़ों में पारंगत हो चुकी थी, कुशल हो चुकी थी, और बहुत चीज़ों को बारीकियों से समझने लगी थी। एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन, परिधान मतलब कपड़ों की, पोशाकों की। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। अब लखनऊ और बंगाल दोनों जगहों की अलग अलग तरह की कढ़ाइयाँ हैं, तो उसके द्वारा जो कढ़ाइयाँ बनाई गई तो उसमें क्या था, लखनऊ की कढ़ाई भी आती थी, बंगाल के कढ़ाई के डिज़ाइन भी आते थे। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ
और कई टांके भी इस्तेमाल किए। यानी कि वो कपड़ों में सिर्फ काठियावाड़ी कशीदाकारी नहीं करती थी, उसमें लखनवी कढ़ाई भी करती थी, बंगाली कढ़ाई भी करती थी, और उसने कढ़ाइयों में नए नए एक्सपेरिमेंट भी किए। कैसे? इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किया। जैसे पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था। पत्तियां मतलब किसी जो बेल बूंटे वो बनाती थी, उसकी पत्तियों को उसने चिकनकारी, चिकन एक तरह की कढ़ाई का नाम है, चिकनकारी पत्तियों को उसने किससे सजाया? चिकनकारी से। डंडियों को कांथा, कांथा भी एक तरह की कढ़ाई का नाम है। और जो फूलों की बेलों की जो डंडियां थी उसको उसने किससे बनाया? कौन सी कढ़ाई से? कांथा से। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को, ज्यामितीय आप अपने मैथ्स में आप सीखते हो ना, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, तो इन आकृतियों को, इन आकारों को क्या कहते हैं हिंदी में? ज्यामितीय। आकृतियां मतलब शेप, आकार। पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। मतलब उसने जो ये शेप बनाती थी उनमें कौन सी कढ़ाई का इस्तेमाल किया? कसूती और जंजीर। पारंपरिक डिजाइनों में, पारंपरिक मतलब जो बहुत लंबे समय से, पुराने समय से जो डिजाइन जो चले आ रहे हैं, कढ़ाइयाँ जो चली आ रही है, उनमें पारंपरिक डिजाइनों में यह नवीनता, नवीनता मतलब नयापन सभी को बहुत भाई। इला के पांव अब रुकते नहीं हैं। रुकते नहीं हैं मतलब वो बहुत ही खुश है, बहुत खुश रहती है कि उसके जो नए नए तरह की कढ़ाइयाँ कर रहे हैं, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रुपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं है। मतलब जैसे जैसे लोग उसकी तारीफ करते हैं वैसे वैसे वो नए नए और एक्सपेरिमेंट अपनी कढ़ाई में करती है, और वो बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में कि उसने जो ठाना, उसने जो करने का ठाना वह उसमें कामयाब होती चली गई, और धीरे धीरे इस तरह से इला जो है प्रसिद्धि का मुकाम पाने में सफल रही। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पाठ, जहाँ चाह वहाँ राह। अब आप लोग भी इसमें गहराई से सोचिए कि अगर व्यक्ति, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर व्यक्ति अपने मन में किसी काम को करने का पक्का इरादा कर ले तो फिर उसे कोई भी सफल होने में कोई भी नहीं रोक सकता। अब आप इस पाठ का स्वयं पठन करें। धन्यवाद।